गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 78 गाइड 10 का, जिसका नाम है एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। अब एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स नाम एड मीन्स ऊपर, रीनो मीन्स रीनल, किडनी के ऊपर वाले ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको पता होगा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, तो एड्रिनल ग्लैंड के जो किडनी, यहाँ ये हमारी किडनी है, समझ नहीं आ रही, फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। फॉर सपोज ये हमारी किडनी है, सही। अब ये किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप एक होता है, पैरामिडल या ट्रायंगुलर शेप होता है ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सही है। उसके बारे में अब उसकी 3 लेयर्स होती हैं हमारे पास, लेकिन पहले लेयर्स से पहले हमारे पास हम ये डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के 2 पार्ट्स होता है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुला। मेडुला इनसाइड वाला पार्ट होता है, जैसे ये आप समझ लें एड्रिनल, मतलब ये ना 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है, सही है ना। जो एड्रिनल मेडुला है हमारे पास वो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ करवाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि जो वो हार्मोन सीक्रेट करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्शन कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं, सही ना। वो कौन सा हार्मोन है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं सिंपैथेटिक में। इनका यहीं तक डिस्कस था। और एड्रिनल मेडुला सेंट्रल पार्ट होता है, लेकिन 20% जो ग्लैंड है ना वो एड्रिनल मेडुला होता है, बाकी 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाम से क्या लिखा हुआ है, एड्रेनोकॉर्टिकल मीन्स एड्रिनल ग्लैंड ऑफ किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड, उसके कॉर्टिकल हार्मोन्स, कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लेयर्स की, कि इसके कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का पहले मैं आपको उसका इंट्रो देना चाहती हूँ। वो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स उसे हम कहते हैं, और ये हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं ना वो कोलेस्ट्रॉल से ही होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, लेकिन ये मतलब कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसाइज होते हैं। कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होकर फिर वो जो हार्मोन बना हो, भले उसको प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजेंस बन रहा हो, एंड्रोजेंस में कौन सा आ जाता है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन बनना हो, या प्रोजेस्टेरोन बनना हो, या एल्डोस्टेरोन बनना हो, या फिर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनना हो, सही है ना वो। अब इनके जो फार्मूले हैं ना वो सेम ही होते हैं, क्योंकि सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल से हो रहे होते हैं, तो इनके केमिकल फार्मूला तकरीबन सेम ही होते हैं। बस थोड़ा सा इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने की वजह से इनको अलग अलग हार्मोन्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इनके काम भी अलग अलग हैं। भले केमिकल फार्मूला सेम हो, डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हो, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होते हैं। फंक्शन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब इनके हम लोग लेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेयर्स, ये देखें, ये हमारे पास ये इसकी 3 लेयर्स हैं। पहली वाली येलो वाली जोना ग्लोमरुलोसा एल्डोस्टेरोन, फिर बीच की रेड वाली जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड वाली जोना रेटिकुलरिस। अंदर वाला जो बीच वाला पार्ट है ये मेड्यूला है, सही है। उसके बाद मेड्यूला हमारे पास ये दिखाया गया है, मतलब ये तो हमारे पास अलग अलग है कि यहाँ तक हमारे पास कॉर्टेक्स है, फिर कॉर्टेक्स के 3 अलग अलग लेयर, ये जोना ग्लोमरुला, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, और ये मेड्यूला, सही है। ये चीज़ें हमारे, और हमारे पास फिर ये जोना ग्लोमरुलोसा के पास जोना ग्लोमरुलोसा पे अल्डोस्टेरोन क्यों लिखा हुआ है, क्यों उसके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो अल्डोस्टेरोन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। इस तरह फेसिकुलेटा के पास ऐसे होते हैं जो कॉर्टिसोल, मेन रोल कॉर्टिसोल का होता है, एंड्रोजेंस थोड़े से, और रेटिकुलरिस में एंड्रोजेंस सीक्रेट हो रहे होते हैं ज़्यादातर, और कॉर्टिसोल थोड़ी अमाउंट में, सही है ना। अब जो ग्लोमरुलोसा अल्डोस्टेरोन है वो बेसिकली उसका काम क्या होता है, इसमें हमारे पास इस टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड्रोजेंस। कॉर्टिकॉइड्स इन सबका नाम है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिनरल की बैलेंसिंग, मिनरल कौन से, सोडियम, पोटेशियम, इनकी बैलेंस कौन करेगा,
जो हार्मोन करेगा उसको मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और इनका नाम भी इसी से पड़ा है। सोडियम, पोटेशियम और वाटर की बैलेंस हो रही है वो हार्मोन, और वो क्या है? अल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मीन्स ग्लूकोज की बैलेंस, वो कौन कर रहा है? ग्लूकोज के साथ साथ ये फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इक्वली रोल प्ले करेगा, सही है। और एंड्रोजेंस वही हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सही है ना, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीज़ें हैं। मोर देन 30 स्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो कि हम आइसोलेट कर चुके हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, बट उनमें भी 2 डिफरेंट ऐसे हम लोगों ने बताए हैं जो मतलब हमें पता चले हैं जो एंडोक्राइन इन फंक्शन होता है, और उनका नाम क्या है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। अल्डोस्टेरोन जो कि मिनरल कॉर्टिकॉइड है, और एक हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जांपल जो कि हमारे पास कॉर्टिसोल, सही है। ये पैरा हो गया। अब सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन। सिंथेसिस मैंने जैसे आपको बताया, ज़ोना ग्लोमेरुलसा एक थिन लेयर ऑफ सेल है, यहाँ ये देखिए, यहाँ से आपको पता चलिए बिल्कुल इसकी थिन है, ये वाइड है, फेसिकुलेटा वाइड है, और रेटिकुलर्स भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, थिन ही है। लेकिन जो ज़ोना ग्लोमेरुलसा है ये थिन है, और इसके पास ऐसे सेल्स हैं, मतलब 80% ऐसे सेल्स हैं जो अल्डोस्टेरोन सिंथेसाइज कर रहे हैं, और ये जैसे 80% का अगर हम वैसे लें नॉर्मली, मतलब 80 को पूरा सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर हम लें तो 15% हमारे पास, वैसे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 80% होता है, लेकिन उनमें से भी अगर हम लोग लें तो टोटली सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स में से उसके 100% में से 15% हमारे पास ज़ोना ग्लोमेरुलसा है, 75% ज़ोना फेसिकुलेटा है, फिर रिमेनिंग ज़ोना रेटिकुलरिस, सही है। अब इसके अल्डोस्टेरोन के सेल्स भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, सीक्रेट कर रहे होते हैं, सॉरी। और दूसरा इसके बाद एंजाइम्स होते हैं अल्डोस्टेरोन सिंथेज, जो कि नेसेसरी है सिंथेसिस ऑफ अल्डोस्टेरोन में, सही है। उसके बाद ये, और इसको रेगुलेट कौन करता है? मीन्स अगर हमारे पास अल्डोस्टेरोन बन रहा है तो उसकी रेगुलेशन कौन करवाएगा? रेगुलेशन उसकी बेसिकली एंजियोटेंसिन 2, जो कि नहीं हमारे लंग्स में जाकर एंजियोटेंसिन रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, सही है। ये एंजियोटेंसिन जो 2 है ना, वो रेगुलेट करता है अल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन को, के मतलब एक स्टिमुलेट देता है, एक एंजियोटेंसिन 2 और एक पोटेशियम। अगर पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा हो गया तो अल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, और एंजियोटेंसिन 2 अगर ज़्यादा आया है या मतलब स्टिमुलेट करेंगे, सही है। उसके बाद ज़ोना फेसिकुलेटा हमारे पास आ गया। जो ज़ोना फेसिकुलेटा है, ये जो जिसकी बहुत वाइडेंड है, ये 75% जैसे मैंने आपको बताया एड्रिनल कॉर्टेक्स का कंटेन करता है, और ये सीक्रेट करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मीन्स कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, ऐसे सारे, कॉर्टिसोल लार्ज अमाउंट में और कॉर्टिकोस्टेरोन, और कुछ ये दोनों ही कॉर्टिसोल कॉर्टिकोस्टेरोन दोनों ही सीक्रेट करेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में एंड्रोजन भी ये सीक्रेट, लिटिल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन भी विल बी सीक्रेटेड बाय ज़ोना फेसिकुलेटा, और इसको रेगुलेट करेगा ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसकी सीक्रेशन इसको रेगुलेट करेगी, कैसे करेगी वो हमें आगे जाकर पता चलेगी। फिर ज़ोना रेटिकुलरिस है, रेटिकुलरिस, सही है, वो हमारे पास इसका मेन फंक्शन है एंड्रोजन सीक्रेट करना, और कुछ अमाउंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी ये सीक्रेट करते हैं, सही है। एंड्रोजेंस हमारे पास फिर 3 मेन हैं, एक तो एड्रिनल एंड्रोजेंस, दूसरे डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, फिर एंड्रोस्टेनिडायोन, सही है। उसके बाद ईस्ट्रोजन भी कुछ अमाउंट में, और इसको भी रेगुलेट ACTH ही करेगा। एक तो ACTH तो है, इसके साथ कॉर्टिकल एंड्रोजेनिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो भी रेगुलेट करेगा, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रेगुलेट होगा। अब देखें अल्डोस्टेरोन और जो मतलब मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो रेगुलेट इंडिपेंडेंट उनका मैकेनिज्म है, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 किसको अफेक्ट कर रहा है? अल्डोस्टेरोन को, और ACTH की अफेक्ट करने से ज़ोना फेसिकुलेटा और ज़ोना रेटिकुलरिस ये अफेक्ट होंगे। अगर कभी ACTH में गड़बड़ आ जाए, मीन्स पहले हम क्या बोलेंगे, पहले एंजियोटेंसिन 2 में गड़बड़ आ जाए तो इट मीन्स कि ज़ोना
ग्लोमेरुलुज़ा में मतलब वो डिफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन दूसरे में कोई ऐसा सच इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ACTH पे वाले में बात करें, ACTH में कोई डिफरेंस कोई मतलब अगर कम ज़्यादा हो जाए तो इफ़ेक्ट किस पर पड़ेगा, एक तो ज़ोना रेटिकुलरिस और ज़ोना वेसिकुलेटा पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट ज़ोना ग्लोमेरुलुज़ा पर भी इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सही है। उसके बाद हमारे पास इसका ये सारी चीज़ें में ये था हमारे पास, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ये जो नहीं है ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हमारे पास है एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स आर स्टीरॉइड्स ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जैसे मैंने आपको बताया स्टीरॉइड्स से ड्राइव, ये स्टीरॉइड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होते हैं। मतलब ज़्यादा तो चलो कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव है, लेकिन हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास भी ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो मीन्स एसीटेट से बनाएं ये सारे स्टीरॉइड्स, बट कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। और 80% कोलेस्ट्रॉल है ना वो हमारे पास कहाँ, मतलब कोलेस्ट्रॉल वैसे तो हमारे पास लिवर से आ रहा होता है, लिवर के जरिए मतलब बॉडी में प्लाज्मा से आ रहा होता है, जो मतलब फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, फिर वो LDL की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो उनमें कोलेस्ट्रॉल ही होता है बेसिकली। कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल अमाउंट में तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए तो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल विल लीड टू मैनी डिजीज़, इसीलिए हमें एक्सेस नहीं चाहिए, नॉर्मल है तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही है। बेसिकली हमारे पास LDLs है ना वो हाई कंसनट्रेशन में होते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल LDLs में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई कंसनट्रेशन में होता है, सही है ना। वो फिर प्लाज्मा से डिफ्यूज़ होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, वो रिसेप्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ कोटेड पिट्स होते हैं, पिट होती है, कोटेड पिट होती है। और जब एड्रेनल वहाँ पर वो अटैच हो जाते हैं तो एड्रेनल कॉर्टेक्स वो क्या करता है, वो पिट को एक वैक्यूल या फिर एक बिल्कुल इनगल्फ कर लेती है, एंडोसाइटोसिस कर लेती है उस पिट के साथ जो लगे हुए वो LDL ऐसे है। फिर वो एक वेसिकल अंदर आता है और लाइजोसोम से अंदर आने के बाद लाइजोसोमल एंजाइम अटैक होता है और वो फिर कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलता है और फिर सिंथेसिस होती है, सही है। ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल की एड्रेनल सेल्स में वो भी एक फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेटेड होती है, जैसे कि ACTH रेगुलेट करेगा कि कितना, अगर ACTH हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है, इट मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसेप्टर्स भी, कोटेड पिट्स भी आ जाएंगे और LDL वहाँ अटैच हो जाएगा। LDL अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा भी हुआ होगा, जब तक कोटेड पिट्स नहीं आती तब तक वो वहाँ अंदर नहीं जा सकेगा। एक तो ACTH इंक्रीज़ करेगा, दूसरा हमारे पास जो कोटेड पिट्स होती हैं वो स्टिमुलेट करेंगी, दूसरा हमारे पास एंजाइम, अगर जैसे लाइसोसोमल एंजाइम्स है ना जो कोलेस्ट्रॉल को निकाल रहे होते हैं, जैसे लाइसोसोमल अटैक ना हो तो फिर अगर अटैक करेगा तो एंजाइम्स उसके अटैक करते हैं ना लाइसोसोम के, अगर वो नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों से वो रेगुलेट होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इनसे अंदर आने के बाद क्या किस्सा है, बट जैसे ही कोलेस्ट्रॉल अंदर आ गया सेल में तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से, मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज होगा जो कि कोलेस्ट्रॉल इज़ अ 27 कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट है ना, तो उसको 27 से कम कार्बन, उसके कार्बन्स की पूरी चेन को वो तोड़ेगा। जैसे मैं आपको कहाँ बताऊँ, ये है ना, ये हमारे पास पूरा कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डेस्मोले, एक मिनट यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये पूरा एक कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास मॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज इस पर एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी चेन है ना, ये देखें ऑक्सीजन ये यहाँ से टूटेगी, मीन्स इसकी जो 21 से ये सारी चीज़ें ना गायब हो गई। तो कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज का ये काम है, इस चेन को गायब करना, मतलब हटा देना, ताकि वो फिर दूसरे प्रिजिनॉल में कन्वर्ट हो जाए। प्रिजिनॉल, फिर ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल में हमारे पास दो ही ऑर्गेनल्स हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर ये सारे फंक्शन हुए। ये फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। कौन सा एंजाइम कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट किया, कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, जिसकी वजह से वो प्रिजिनॉल में कन्वर्ट हुआ, प्रिजिनॉल फिर प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू द एंजाइम 3-बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। फिर ये सारी चेंज जिसमें कन्वर्ट करना है वो पूरा का पूरा हमारे पास लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद हमारे पास है
ये भी हमारे पास ACTH अगर आएगा, एंजियोटेंसिन 2 आएंगे तभी रेगुलेट होकर स्टिमुलेट होगी कोई भी कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोई भी स्टेरॉइड की सिंथेसिस। उन्हीं से दो ही फैक्टर रेगुलेट हो रहे हैं, या ACTH बना आएगा तो क्या करेगा, या तो एंड्रोजन सीक्रेट करेगा या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और अगर हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 आया तो वहाँ पर हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन आएगा। सही है ना। फिर सिंथेसिस पाथवे यही है, जो दूसरे स्टेप्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहे होते हैं। ये वाला स्टेप है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी सारे स्टेप्स, ये जो प्रोजेस्टेरॉन बना है ना, ये बना है साइटोसोल में या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वहाँ के सारे स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स, बाकी ये नहीं, सॉरी, इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन के बाद वाले सारे स्टेप्स हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहे होंगे। सही है। भले ये सारे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से फिर प्रेजिनॉल बना, प्रेजिनॉल से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन बना। प्रोजेस्टेरॉन जो बना है ना, वो साइटोसोल या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है। और बाकी जो भी स्टेप्स है ना, वो सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे। सिर्फ कॉर्टिसोल से प्रोजेनॉल वो माइटोकॉन्ड्रिया में बना है। सही है। फिर प्रोजेनॉल साइटोसोल में आएगा, फिर हो सकता है वहीं प्रोजेस्टेरॉन बन जाए, या फिर वो बनेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद अगर हम देखें सिंथेसिस में, यही आपको बताया था, सिंथेसिस में यही बताया था कि लाइक अगर कोई भी एंजाइम्स में से, ये जो भी एंजाइम्स है ना, अगर इनमें कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है तो इट मीन्स कि वो फिर दूसरे फैक्टर्स नहीं बना पाएंगे। और जैसे कि अगर डेफिशिएंसी आ गई किसी मतलब एंजाइम की, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हमारे पास या एस्ट्रोजन नहीं बन रहा, तो इस पर ये सारे फैक्टर्स डिपेंड, क्योंकि एंड्रोजन्स पे ये है। और भले ही एड्रिनल एंड्रोजन बना रहा है, लेकिन कुछ इफेक्ट तो होते हैं ना, मस्कुलाइजिंग सेक्स हार्मोन्स के इफेक्ट होते हैं, तो वो इफेक्ट होंगे। सही है। अब और आगे जाकर आप जब इसकी क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो या पैथोफिजियोलॉजी में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास हम पढ़ेंगे जो कॉर्टिसोल है ना, उसका जो कीटो ऑक्सीजन नंबर, यहाँ पर एक पॉइंट है कॉर्टिसोल, ये रहा कॉर्टिसोल का, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल हैज़ a keto oxygen on carbon number 3 and is hydroxylated at carbon number 11 and 22। इस तरह इसके ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, तो आप पढ़ लीजिएगा। सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए कॉर्टिसोल है ना, एक ऐसा वाहिद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जिसका एक तो इफेक्ट होता है कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट ऐसा भी है कि वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में भी शामिल होता है। एल्डोस्टेरोन तो नो डाउट मोर प्रोमिनेंट, और मोस्ट जो क्वांटिटी है वो इसी की है प्लाज्मा में, और उसमें 90% और उसकी पोटेंसी भी ज़्यादा है। लेकिन कॉर्टिसोल भी इसकी मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। फिर अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में देखें तो कॉर्टिसोल तो 95% है, लेकिन कॉर्टिसोल से कम कॉर्टिकोस्टेरोन की 4% है ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन कॉर्टिसोन 4 टाइम्स ऑफ कॉर्टिसोल। मेथाइल प्रेडिनिसोन वो 5 टाइम्स, और डेक्समेथासोन विल बी 30 टाइम्स ऑफ कॉर्टिसोल इफेक्ट। मीन्स इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है कॉर्टिसोल से। दूसरा हमारे पास ये है कि भले कॉर्टिसोल एक, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कॉर्टिसोल का इफेक्ट हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड एज अ है, कैसे कि क्योंकि भले हमारे मिनरल कभी कभार ऐसे सिंड्रोम्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हमारे इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा है तो ये कुछ इफेक्ट दे रही होती है, अपने मिनरल कॉर्टिकॉइड्स वाला भी इफेक्ट कर रही होती है, एक्शन परफॉर्म करती है। तो जैसे हमें पता चला कि कॉर्टिसोल इज़ परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। फिर इंटेंस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी समथिंग, लेकिन जो ये जो आपने पढ़ा ना आखिरी वाला डेक्समेथासोन, इसके बाद ज़ीरो कॉर्टिसोल एक्टिविटी है और ज़ीरो मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है। सही है। उसके बाद एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं वो बाउंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कौन कौन से, जैसे अगर हम कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं तो 90 to 95% विल बी अवेलेबल इन बाउंड फॉर्म। बाउंड किससे होंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन सी मेन है? कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो कि
ट्रांसकॉर्टिन भी जिसको कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इसी से बाउंड होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एल्ब्यूमिन, लेकिन टू अ लेसर एक्सटेंट, सही है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है तो इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, 1 to 1.5 आवर। उसके बाद अगर हम लोग देखें अल्डोस्टेरॉन 60% विल बी अवेलेबल इन द बाउंड फॉर्म, वो भी प्लाज्मा प्रोटीन से, और 40% फ्री फॉर्म में होता है। ज़्यादातर फ्री फॉर्म में, मतलब मीन्स की ज़्यादा है ना, 40% फ्री फॉर्म, तो इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है। जितना बाइंड होगा, बाउंड फॉर्म जो होते हैं ना वो स्टोरेज फॉर्म भी मतलब बन जाते हैं, बन इस तरह के, मतलब वो बाउंड फॉर्म है तो उनको जब चाहिए होता तब रिलीज़ होता है, और फ्री फॉर्म वो क्या होता है, सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए उनकी हाफ लाइफ कम हो जाती है, तो इसीलिए। और फिर हमारे पास स्टीरॉइड्स मीन्स जो एंड्रोजन्स हैं उनकी भी वो एज अ रिजर्वियर एक्ट करते हैं, और ये उनका बहुत अच्छा फंक्शन होता है एज अ एंडोक्राइन हार्मोन। फिर हमारे पास आ जाता है एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स आर मेटाबोलाइज इन द लिवर। वो मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में। किस तरह वो मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं लिवर में, जैसे कि लिवर में वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली कैसे वो इनएक्टिवेट होते हैं कि वो कॉन्जुगेट हो जाते हैं ग्लूकोयूरेनिक एसिड और सल्फेट्स के साथ। जब ग्लूकोयूरेनिक एसिड और सल्फेट्स के साथ वो कॉन्जुगेट होते हैं ना, तो उनका जो फंक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं होता। अब कुछ तो 25% कॉन्जुगेट सब होते हैं, 25% विल बी एक्सेटेड इन बाइल एंड फीसिस, और बाकी जो है ना वो क्या करेंगे कि सर्कुलेशन में आएंगे, फिर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होंगे लेकिन सर्कुलेशन में आएंगे और वो सॉल्युबल हो जाएंगे प्लाज्मा में। सब फ्री होंगे ना तो सॉल्युबल हो जाएंगे, और फिर वहाँ से किडनी के ज़रिए यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, सही है। फिर यहाँ नॉर्मल कंसनट्रेशन है वो आप देख लीजिएगा। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन वो 6 नैनोग्राम्स पर 100 ml है, और सीक्रेटी 150 माइक्रोग्राम पर डे है अल्डोस्टेरॉन। और कॉर्टिसोल की देखें तो 12 माइक्रोग्राम पर 100 ml, और सीक्रेटेड विल बी 15 to 20 मिलीग्राम पर डे, सही है। दिस ऑल आर द जनरल फैक्ट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। अब हम फंक्शंस ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कौन सा, ADH, ADH नहीं, सॉरी, अल्डोस्टेरॉन। मेरे बार बार वही जहन में आ जाता है क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा वैसे होता है ना। अब जैसे फंक्शंस में हम लोग मिनरल कॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी कॉजेज सीवियर रीनल, सोडियम क्लोराइड वेस्टिंग एंड हाइपरकैलेमिया। अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑब्वियसली जब हमारे पास अल्डोस्टेरॉन नहीं होगा, अल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, फिर सोडियम के साथ साथ वाटर भी रिटेंशन करवा रहा होता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवा रहा होता है। बट मिनरल कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हमारे पास अल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा तो ये उल्टा काम हो जाएगा, सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और पोटेशियम इनसाइड रहेगा। इनसाइड पोटेशियम रहेगा तो हाइपरकैलेमिया तो होगी ही होगी, सोडियम क्लोराइड वेस्टिंग भी होगी। अब देखिए, अगर ये भी होगा उसके साथ साथ ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। क्यों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, उसके बाद वाटर भी जाएगा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कम हो जाएगा, फ्लूइड कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम ही हो जाएगा, सही है। और अगर बहुत ज़्यादा कम, 0 में हो जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर ये वो हो जाता है लाइक मतलब दिस विल बी लीथल, ओके। ऐसा नहीं है कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स ऐसे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी इसी तरह बहुत ही मतलब लाइफ सेविंग रोल प्ले कर रहे होते हैं, और ये बेसिकली फिजिकल और स्ट्रेस के वक्त हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे कर रहे होते हैं, सही है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन इज़ अ मेजर मिनरल कॉर्टिकॉइड सीक्रेट बाय द एड्रिनल्स। ये तो हमें पता है कि भाई 90 से 95% ये सीक्रेट हो रहा था। और अल्डोस्टेरॉन, लेकिन ये अल्डोस्टेरॉन, जिस तरह अल्डोस्टेरॉन हमारे पास मेन है मिनरल कॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है, कॉर्टिसोल, सही है। फिर हमारे पास है, लेकिन एक बात है, मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी अल्डोस्टेरॉन की 3000 टाइम्स ग्रेटर है, क्योंकि कॉर्टिसोल भी मिनरल कॉर्टिकॉइड की तरह ही प्ले कर रहा होता है ना, हमें पता है। लेकिन इसका जो फंक्शन है ऑब्वियसली जो मेन है अल्डोस्टेरॉन की ज़्यादा है, 3000 टाइम्स ऑफ कॉर्टिसोल, लेकिन जो प्लाज्मा में कंसनट्रेशन कॉर्टिसोल की ज़्यादा है, मीन्स 2000 टाइम्स देन अल्डोस्टेरॉन। एक्टिविटी के बेसिस से अगर हम लोग देखें तो अल्डोस्टेरॉन विल बी मोर 3000 टाइम्स, लेकिन अगर कंसनट्रेशन के बेसिस पे देखें तो कॉर्टिसोल विल बी मोर देन अल्डोस्टेरॉन 2000 टाइम्स। फिर यहाँ पर ये बहुत आपको एक रीनल एपिथेलियल सेल्स है ना, वो क्या कर रहे होते हैं, एंजाइम एक सीक्रेट या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं 11 बीटा हाइड्रोस्टेरॉइड
डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2। ये रहा एंजाइम, ये रहा एंजाइम, सही है ना। ये एंजाइम रीनल एपिथेलियल सेल्स कर रहे होते हैं। उनका काम क्या होता है, कॉर्टिसोल को प्रिवेंट करता है एज अ मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्ट करने से, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड जो रिसेप्टर्स हैं उन पर भी वो जब लगेगा ना तो वो एज अ एल्डोस्टेरोन काम करने लग जाएगा। लेकिन ये जो एंजाइम है 11 बीटा हाइड्रोस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2, ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा कॉर्टिसोल को बाइंड होने से मिनरल कॉर्टिकॉइड या बाइंड होने से, या मतलब उसको उस रिसेप्टर्स को, मिनरल कॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर्स को बाइंड होगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसको इनहिबिट करेगा। सही है। उसको कैसे इनहिबिट करेगा कि ये जो है ना, ये कन्वर्ट करेगा कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट करने। कॉर्टिसोन विल बी 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन कॉर्टिसोल, रिमेंबर दिस, हमने आगे अभी पढ़ा है। तो कॉर्टिसोन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, तो कॉर्टिसोन है ना वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो सकता, वो एज अ मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्ट नहीं करता। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, उसका फंक्शन भी पूरा हो गया और इनहिबिशन भी हो गई। सही है। फिर क्या हो जाता है इन पेशेंट्स, एक एग्जांपल दी हुई है इन पेशेंट्स जिसमें अगर जेनेटिक डेफिशिएंसी हो जाए इस 11 बीटा हाइड्रोस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज टाइप 2, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो कॉर्टिसोल तो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल कॉर्टिकॉइड में बाइंड हो जाएगा। हालांकि मिनरल कॉर्टिकॉइड इतने नहीं है एल्डोस्टेरोन, फिर भी कॉर्टिसोल की ज़्यादा बाइंड होने से वो मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो हो रही है। अब वो एक्टिविटी शो हो रही है तो उस एक सिंड्रोम को हम नाम देंगे अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम। अपेरेंट हो रहे हैं, रियल में नहीं है। अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड स्टीरॉइड एक्सेस सिंड्रोम, मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम, AME। सही है, वो देंगे। और पेशेंट को वही सेम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस वही होंगे जो मिनरल कॉर्टिकॉइड के एक्सेस होने से होंगे, लेकिन यहाँ मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस नहीं है, यहाँ यहाँ बेसिकली कॉर्टिसोल एक्सेस में, जिसका फंक्शन थोड़ा बहुत मिनरल कॉर्टिकॉइड से मिलता है, मतलब वो एक्ट करता है। फिर क्या होगा, प्लाज्मा अल्डोस्टेरोन तो उसमें कमी होगा, मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड है वो तो कमी होगा, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से उसको हम ये नाम दे रहे हैं अपेरेंट। सही है ना। इंजेक्शन फिर हम क्या बोलेंगे, एक लाइकोराइस मेडिसिन समझ लें, फार्मा में है, वो हम देंगे। और अगर लाइकोराइस मेडिसिन नहीं है, बेसिकली लाइकोराइस भी एक वो समझ ले, एक इंग्रेडिएंट है, अगर वो भी दें ना हम तो उससे भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम, क्योंकि वो भी क्या करती है, ब्लॉक करेगी। ये भी एक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन है जो कि ब्लॉक करती है 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज को टाइप 2 को। जब हम वो दे रहे होते हैं ना तो वो ब्लॉक कर देगी इस एंजाइम को, और एंजाइम ब्लॉक हो या जेनेटिकली डेफिशिएंसी हो जाए इस एंजाइम की, तो दोनों ही क्या कॉज करेगी, अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम कॉज करेगी। सही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं रीनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ अल्डोस्टेरोन। रीनल, किडनी और सर्कुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ अल्डोस्टेरोन का क्या काम है। सही है। अल्डोस्टेरोन इंक्रीज करेगी रीनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड सीक्रेशन पोटेशियम। ये तो हमें पता है कि वो क्या करेगी, जो प्रिंसिपल सेल्स है ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के, ज़्यादा उससे उसका काम होता है, वो वहाँ से सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाती है, सोडियम के साथ वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं और जो वो है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, उससे भी कुछ एब्जॉर्ब थोड़ा बहुत करवाती है, लेकिन प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स विल बी द मोर प्लेइंग रोल इन दिस, और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करवाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, यही ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाएगी। और फिर यही बताया गया है कि अगर कंसनट्रेशन अल्डोस्टेरोन की हमारे पास ज़्यादा हो जाए प्लाज्मा में तो सोडियम लॉस सबसे कम हो जाएगा, इतना कि बिल्कुल फ्यू मिली इक्विवेलेंट्स अ डे। और फिर पोटेशियम लॉस ज़्यादा होगा, सोडियम की लॉस नहीं होगी, सोडियम एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, और नेट इफेक्ट क्या होगा, प्लाज्मा में ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आ जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बढ़ेगा और पोटेशियम डिक्रीज होगा। अगर इसको उल्टा लें कि अल्डोस्टेरोन हमारे पास कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, 10 to 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और पोटेशियम एब्जॉर्ब होगा ज़्यादा और हाइपरकैलेमिया कंडीशन हो जाएगी। सही है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कम होगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा जब हमारे पास अल्डोस्टेरोन कम होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस अल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम आर्टेरियल प्रेशर बट हैज ओनली अ स्मॉल इफेक्ट ऑन प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। सो अल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी कॉज हाइपोनेट्रीमिया। सही है, इसका यही है, इसका ये है कि जब हमारे पास अल्डोस्टेरोन एक्सेस में हो जाए तो हमारे पास सोडियम भी एक्सेस में हो जाता है। सोडियम एक्सेस एब्जॉर्ब करवाएगा तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन क्या कॉज करेगी, सोडियम की एब्जॉर्प्शन क्या कॉज करेगी, वो एडीएच की सीक्रेशन को भी बढ़ाती है। सोडियम साथ साथ आ रहा होता है ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो हमारे पास डिहाइड्रेशन, थर्स्ट फील होता है। जब थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होता है तो हमारे पास एडीएच सीक्रेट आउट होता है हाइपोथैलेमस से, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच सीक्रेट हो रहा होता है। अब वहाँ से एडीएच सीक्रेट होगा तो मोर वाटर एब्जॉर्प्शन होगी और वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और हमारे पास क्या बढ़ेगा, हाँ एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा। जब एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या कॉज करेगी, ये क्योंकि ये अब फीडबैक मैकेनिज्म रूल है, एट्रियल प्रेशर भी बढ़ेगा। फीडबैक मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनिएगा। एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, सोडियम को डिक्रीज करेगा, वाटर को डिक्रीज करेगा थ्रू रीनल एक्सक्रीशन। सही है, पर एक मिनट, थ्रू रीनल एक्सक्रीशन ये यही करेगा क्योंकि उसको फीडबैक रोल भी प्ले करना होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, मतलब ना हमारी बॉडी में एक्सेस सोडियम आना चाहिए ना एक्सेस पोटेशियम होना चाहिए। मतलब नेट गेन और लॉस रिजल्ट क्या हुआ कि सोडियम और पोटेशियम बैलेंस में होने चाहिए। जब हमारे पास ये रोल हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था, एक्सेस एडीएच एल्डोस्टेरोन जब सीक्रेट हुआ तो दोबारा से पता है एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, सोडियम बढ़ेगा, सोडियम थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, थर्ड सेंटर पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच हमारे पास आएंगे, फिर वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जब बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो फिर हमारे पास एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हमारे पास वो हो जाएगी, ये क्या कहते हैं, किडनी उसको ज़्यादा एट्रियल प्रेशर जब बढ़ेगा ना तो सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन करवाएगी थ्रू किडनी यूरिन के ज़रिए से, और इसको हम बोलेंगे प्रेशर नेट्रियूरेसिस। नेट्रियूरेसिस मीन सोडियम की एक्सक्रीशन और प्रेशर डायूरेसिस। एट्रियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से किडनी पे वो इफेक्ट करेगा और फिर हमारे पास है ना इंक्रीज एक्सक्रीशन करवाएगा सोडियम और वाटर की। प्रेशर नेट्रेसिस और प्रेशर डायूरेसिस, नेट्रेसिस सोडियम, डायूरेसिस वाटर रिस्पेक्टिवली। सही है, उसके बाद क्या होगा, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ जाएगा बॉडी में कि हाइपर टेंशन हो जाएगी। क्योंकि कंसिस्टेंटली आर्टेरियल प्रेशर जब बढ़ा हुआ होगा ना तो हमारे पास हाइपर टेंशन होगी। यही चीज़ अगर हम लोग बोलें इस पूरी कंडीशन को मतलब नॉर्मल की लेवल पे आना, नॉर्मल लेवल पे सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन हो रही है तो जिसकी वजह से सोडियम और वाटर नॉर्मल कंसनट्रेशन में आ गए किडनी में, इसको हम कहते हैं अल्डोस्टेरोन स्कैप। सही है, उसके बाद अगर यही चीज़ अगर हम उल्टी ले लें, अल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन कम हो जाए या ज़ीरो हो जाए तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, सोडियम कम हो जाएगा, सोडियम कम होगा, ईसीएफ कम होगा, ऑब्वियसली वाटर कम होने की वजह से ईसीएफ कम, ब्लड वॉल्यूम कम, लेकिन ये कॉज करेगी सर्कुलेटरी शॉक को, और अगर इसको अनट्रीटेड रखा गया तो ये विल लीड टू डेथ। लीथल कंडीशंस होती हैं ये, इसीलिए। फिर हमारे पास है एक्सेस अल्डोस्टेरोन कॉजेज हाइपोकैलिमिया। एक्सेस अल्डोस्टेरोन कॉजेज हाइपोकैलिमिया एंड मसल वीकनेस। अल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी कॉजेज हाइपरकैलिमिया एंड कार्डियक टॉक्सिसिटी। सारी चीज़ें इसी के खुद के अंदर लिखी हुई है कि अगर हमारे पास अल्डोस्टेरोन ज़्यादा है तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, पोटेशियम एक्सीट हो रहा है, हाइपोकैलिमिया मीन्स पोटेशियम कम। पहली पॉइंट क्लियर हो गई आपको, ये देखें पहले हाइपोकैलिमिया क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस कैसे होंगे, क्योंकि पोटेशियम जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लूज हो रहा है, सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर वो साइनेप्सिस एक्शन पोटेंशियल में जो एक्साइटेबिलिटी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी चाहिए होती है वो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई। दूसरा ये है अल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी कॉजेज़। अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑब्वियसली हाइपरकैलिमिया, क्योंकि नेट रिजल्ट क्या होगा, डेफिशिएंसी में अल्डोस्टेरोन सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, जब अल्डोस्टेरोन होता है तो करवाता है, जब है नहीं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन करवाएगा और हाइपरकैलिमिया करवाएगा, मीन्स पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइड होगा और कार्डियक टॉक्सिसिटी भी होगी। इसी तरह जब डेफिशिएंट होता है ना सिर्फ पोटेशियम हमारे पास
ना सिर्फ पोटेशियम की हमारे पास जब अल्डोस्टेरोन कम होता है तो पोटेशियम एक्सेस में हो जाता है और सोडियम कम हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे पास एक तो ये हो रही है कि कार्डियक टॉक्सिसिटी हो रही है अल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से, और एक हाइपरकैलेमिया हो रहा है, और इनकी ये भी हो रहा है उसके साथ साथ है ना अल्डोस्टेरोन जब एक्सेस में होता है तो मसल वीकनेस होता है, लेकिन अल्डोस्टेरोन जब कम होता है तो वो फिर हमारे पास वीकनेस तो करेगा ही कॉन्ट्रैक्शन की, लेकिन एरिथमिया हो जाएगी और कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाएगी जब अल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक्सेस में मसल वीकनेस हो रही है और मतलब डेफिशिएंसी में भी मसल वीकनेस तो होगी, लेकिन एरिथमियाज कार्डियक टॉक्सिसिटी ये ज़्यादा हो जाएंगी। सही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस अल्डोस्टेरोन इंक्रीज ट्यूबुलर हाइड्रोजन सीक्रेशन काजेस अल्कोलोसिस। अगर अल्डोस्टेरोन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ट्यूबुलर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन भी ज़्यादा, जैसे अल्डोस्टेरोन ज़्यादा है ना बॉडी में सीक्रेट हो रहा है, तो पोटेशियम के साथ साथ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन भी कम होती जाएगी, क्योंकि वो भी ट्यूबुलर एपिथेलियम से वहाँ से सीक्रेट होकर एक्सक्रीट होते जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है और वो एसिडिटी करवाता है, लेकिन वो जब लूज़ हो रहा है बॉडी में होता है हाइड्रोजन तो एसिडिटी कॉज होती है, लेकिन अगर वो लूज़ हो रहा है तो वो अल्कोलोसिस की तरफ ले जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। नेक्स्ट अब हमारे पास next will be discussed in the next video.